हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हमारा सिविक्स में बेटा चैप्टर 4 चल रहा है संस्थाओं का कामकाज। हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है ना, इस बारे में बताया जाएगा कि भाई सरकार, भाई एग्जाम्पल देखकर हम ये समझ सकते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, किसी देश को चलाने की में है ना, इसकी किस तरह की भाई क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं ना, वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। भाई सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? जो उस देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, सभी व्यक्ति को शिक्षा और है ना प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना। भाई सभी को स्वास्थ्य सेवाएं है ना मिल सके, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। अब वह अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करता है? वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। अब सरकार भाई इन जो उसकी जिम्मेदारी, तो उन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करती है? भाई जैसे ना वो लोगों से क्या करती है ना, टैक्स लेती है ना, कर लेती है। कर के रूप में जो पैसे इकट्ठा करती है, वह किस पर उस पैसे को खर्च करती है? भाई सेना पर, पुलिस पर है ना, और जो और भी विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं किसी भी कंट्री को ना के विकास के लिए, तो उन सब पर योजनाएं बनाकर है ना उस पैसे को खर्च करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। जाहिर है जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना बनाई जाएगी, उसको लागू किया जाएगा, तो उसमें क्या है कि कुछ व्यक्ति मिलकर फैसला लेंगे, मिलकर बनाएंगे। तो उस कहते हैं इन गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा फैसला लिया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए। भाई सीधी बात है, अगर सपोज कोई गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लोगों करने की योजनाएं बनाई गई, उन्हें लागू किया जा रहा है, कुछ व्यक्ति है ना उन योजनाओं से सहमत नहीं है और उसको और वो क्या कर रहे हैं, विवाद उठा रहे हैं, तो उन विवादों को सुलझाने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि क्या सही है क्या गलत है? सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। भाई ठीक है, पद पर आने वाले व्यक्ति है ना आते जाते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो अपने कंट्री के विकास के लिए योजना बना रही है, लागू कर रही है ना, उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? संस्थाएं कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम अगर आधुनिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, भाई बहुत सारे कंट्री होते हैं, विभिन्न देशों में क्या होता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने के लिए किया जाता है कि व्यवस्थाओं को देखने के लिए तरह तरह की है ना, व्यवस्थाओं को देखने के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। जो व्यवस्थाएं किसी के द्वारा देखी जाती है ना, क्या कहा जाता है? संस्थाएं कहा जाता है। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने कार्य को अच्छी तरह से करती है। किसी भी संस्था के द्वारा कार्य अच्छी तरीके से जब भी किया जा सकता है कि जब हर संस्था अपने काम को अच्छे से करती है। फिर कहते हैं किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। किसी भी देश के जो संविधान है, संविधान हर संस्था के जो अधिकार है उनके अधिकारों के बारे में, उनको किस तरह से कार्य करना है, उन सब के बारे में नियम वगैरह बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं और उन्हीं को उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। बता रहे जैसे कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। भाई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्रियों के है ना, जो ऐसी संस्थाएं उनके द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं। मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाही जिम्मेदार होता है। भाई जो उन्होंने क्या बनाया, कोई फैसले लिए, ठीक है, उन फैसलों को भाई कौन जो अप्लाई करेगा? जो उनके नौकरशाह जिम्मेदार होता है उनके द्वारा है ना कराया जाता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद अंतर सुलझाए। भाई आगे किसी भी कोई योजना बनाएगी, कोई भी मैटर है, उसके ऊपर उनके आपस में मतभेद क्रिएट हो गए, तो उन मुद्दों को कौन सुलझाएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन मुद्दों को सुलझाया जाता है। क्या आप उदाहरण से दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। भाई सीधी बात है, भाई आप किसी भी एक संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें है ना बहुत सारे लोग होते हैं, आपस में उनका क्या होता है कि सभी के जरूरी नहीं कि सभी के है ना एक भाई
किसी भी बात को लेकर उनके विचार एक समान हो, नहीं, बहुत सारे विचार मतभेद भी हो सकते हैं। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। भाई कोई भी संस्था होती है उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनसे नेताओं के क्या होते हैं, हाथ बंधे होते हैं, जिससे कि वो अपने पावर्स का गलत उपयोग ना कर सकें, है ना। उन्हें जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, चाहिए भी। संस्थाओं के काम में कुछ बैठ के जब किसी भी संस्था के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो जाहिर है वो क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर इकट्ठे मीटिंग करते हैं, बैठे, है ना, बैठ के करते हैं। कुछ समितियाँ और कुछ रूटीन काम होता है, भाई उनके सिस्टमेटिक वे में हर कार्य को किया जाता है। कुछ सामान्य रूटीन होता है, इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी आती है। बस सीधी बात है, जब बहुत सारे लोग हैं उनकी, है ना, विचारों में मतभेद भी होगा तो जाहिर है जब उन्हें क्या करना पड़ेगा, किसी भी मुद्दे को लेकर डिस्कशन किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे उन्हें बैठ के बुलानी पड़ेगी और उनके, है ना, उस जो भी एक मुद्दा होगा उस पर उन लोगों की बातें करनी पड़ेगी। इसमें एक समय तो लगेगा, देरी भी होगी, लेकिन क्या है, इसलिए संस्थाओं के साथ काम में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि भाई आप किसी भी संस्था में वर्क करोगे तो सभी व्यक्तियों की उसमें क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि एक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी की आपसी सहमति के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा ही फैसले लिए जाए तो यह सही रहेगा, नहीं, यह सही नहीं रहता है। कि कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, भाई, है ना, भाई हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन की क्या आवश्यकता है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। बस सीधी बात है, अगर कहीं भी किसी संस्था के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा, है ना, डिसीजन लिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के कायदे कानून के क्या होता है, खिलाफ आता है। बट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलकर, है ना, विचार विमर्श किया जाए और आपसी सहमति से निर्णय लिया जाए। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। कभी कभी लगता है कि भाई हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हमें समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बाद में जो एक डिसीजन आता है वो बिल्कुल सही डिसीजन आता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। बस सीधी बात है, बहुत, है ना, आपस में हम हैं एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट आसान नहीं होता। भाई संस्थाओं के द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है वो आसान, है, आसानी से नहीं लिया जाता, जल्दी नहीं लिया जाता, उसमें टाइम लगता है, लेकिन सही निकलता है। लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई वो सोचते हैं कोई फैसला गलत ले रहे हैं तो वो उनके लिए समस्याएं भी क्रिएट कर सकता है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर क्या करती हैं, जोर देती हैं कि जिसमें क्या है कि भाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बना रहे। संसद, अब संसद के बारे में वो बता रहे हैं कि कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कार्यालय ज्ञापन के बारे में, है ना, ज्ञापन दिया गया था, तो उसके बारे में आपको उसकी भूमिका याद है, शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था। आपको लगता है कि भाई ये फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर डैश 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 चर्चा हुई। भाई जाहिर है मंडल आयोग की रिपोर्ट पर क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। फिर भारत के राष्ट्रपति ने इसका अपने भाषण में क्या किया था, जिक्र किया था। और प्रधानमंत्री ने भी क्या हुआ कि भाई अपना ज्ञापन किसको दिया था, संसद को दिया था। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी। भाई संसद में इसके बारे में क्या किया गया था, चर्चा की गई थी, डिस्कशन किया गया था। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर क्या की गई थी, कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। भाई सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर क्या किया था, दबाव पड़ा था, प्रेशर पड़ा था कि भाई हाँ इसके बारे में ना बातें करनी चाहिए। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम उठाती नहीं उठा पाती। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। बस सीधी बात है, आपस में जब तक कि संसद में कैबिनेट के जो फैसला लिया जाता है उसमें मंजूरी आती, क्या वो लागू पाता, नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट था, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भाई जो भी हमारी संसद जो सरकार चलाती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उनके कुछ अधिकारों हैं, नियम वगैरह होते हैं, उनका प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में
उसे सीधे और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी संसद के भाई पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार क्या करती है, फैसले चलाने, है ना, अपने फैसले वगैरह चला सकती है। सरकार के हर फैसले पर संसद का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जा सकता है। अगर हम कुछ कंट्री की बात करें, वहाँ पर क्या होता है कि भाई संसद की मंजूरी के भाई घर कुछ उन्होंने योजनाएं बनाई कि भाई इन योजनाओं पर इतना पैसा अमाउंट लगेगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें संसद के सभी व्यक्तियों की मंजूरी के बाद ही उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। भाई किसी भी देश की राष्ट्रीय नीतियों जो पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, उसके लिए मेन संसद ही क्या है, सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकता है। भाई सीधी बात है, जब किसी भी मामले में क्या होता है, कोई डिस्कशन किया जाता है, कोई मुद्दा रखा जाता है, तो संसद सीधे उनसे क्या मांग सकता है, उस मामले से रिलेटेड, है ना, संबंधित सूचनाओं को मांग सकता है, ले सकता है, और उसके बाद वह उसके बारे में अपने विचार दे सकता है। बेटा आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक। और जहाँ जैसा मैंने बुक में चैप्टर आपको एक्सप्लेन करते हुए अंडरलाइन किया हुआ है मेन चीज़ों पर, तो आप भी अपने, है ना, चैप्टर को रीड करेंगे, उस पर अंडरलाइन करेंगे। बाय, टेक केयर।